हाँ जी दोस्तों, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो डेडिकेटेड है ऑस्ट्रेलिया को, और इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। इसमें पहले तो आपको बताता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में किस तरह के प्रोफाइल्स जा सकते हैं, किस तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं, कितनी देर का वर्क परमिट है न्यू रेगुलेशंस के बाद, और उसके बाद पूरी प्रोसेस क्या होती है, कैसे फंड कैलकुलेशन होती है, क्या स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, उनको कैसे डिफाइन किया जाता है। ये सारी जो प्रोसेस है इस वीडियो में आपको दिखाई जाएगी, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो सबसे पहले, जैसे आप जानते हैं कि इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा डेस्टिनेशन है जिसने स्पेशली उनके प्राइम मिनिस्टर ने ये बोल्ड स्टेटमेंट दिया है कि अब चाहे ओमिक्रॉन है, चाहे कोई भी नए वेरिएंट जितने मर्जी आए, क्योंकि उनकी ऑलमोस्ट 95% पॉपुलेशन ऑलरेडी फुली वैक्सीनेटेड है एंड दे आर गोइंग टू हैव बूस्टर जैब वेरी सून। तो उन्होंने बोला कि हम अब चाहे कोई भी आए, वी विल नॉट क्लोज आवर बॉर्डर्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड जो वर्कर्स हैं वर्क परमिट पे जो जा रहे हैं, 485 ग्रेजुएट जो वीजा, जो कि पढ़ाई के बाद जो वर्क परमिट पे मिलता है, या कोई डायरेक्ट यहाँ से वर्क परमिट लेके जा रहा है या डायरेक्ट पीआर लेके जा रहा है, तो उसके लिए वो दरवाजे ओपन रहेंगे। हाँ, टूरिस्ट के लिए, विजिटर्स के लिए कब खोलेंगे अभी वो उन्होंने नहीं बताया। मोस्ट लाइकली जो अभी तक अपडेट है, शायद फरवरी के बाद ऑस्ट्रेलिया विल ओपन इट्स डोर्स फॉर फुली वैक्सीनेटेड टूरिस्ट एंड विजिटर्स ऑल्सो। तो जैसा अब हमें ये पूरी तरह से पता चल गया कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो कि अब इंटरनेशनल एजुकेशन को पूरी बूस्ट देने वाला है, तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूं, बिकॉज हमारी we are member of AERI. AERI is an association of Australian education representatives here in India, formulated by Australian High Commission, और इसी वजह से हमें डे टू डे अपडेट्स आती रहती हैं कि ऑस्ट्रेलिया में अब होने क्या वाला है। तो अभी जो एक चीज सुनने में आई है कि अगले 2 या 3 साल तक ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल एजुकेशन सेक्टर को फुल बूस्ट देने वाला है। जो पूरी पहले कमियां थी उनको दूर करने वाला है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने यह देख लिया कि उनके स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस की वजह से और ये पीछे 2 साल फुली बॉर्डर क्लोज होने की वजह से, जो ऑस्ट्रेलिया किसी टाइम पे नंबर 3 डेस्टिनेशन हुआ करता था इंटरनेशनल एजुकेशन में, वो पीछे जाके नंबर 5 पे चला गया है, और कनाडा जो नंबर 4 हुआ करता था वो नंबर 2 या नंबर 1 पे आ गया है। तो अब उनका टारगेट है हाउ टू बीट कनाडा, हाउ टू, इवन अगर बीट नहीं कर सकते तो नंबर दूसरे पे कैसे पहुंचा जाए। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है स्पेशली फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हु वांट्स टू स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया, स्पेशली फ्रॉम इंडिया। आप ये भी जानते हैं कि इस टाइम पे कनाडा में एप्लीकेशंस का लोड कितना है, वहां पे ऑलमोस्ट 15 लाख एप्लीकेशन अभी तक पड़ी है जिसके ऊपर डिसीजन नहीं हुआ, और ये भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी आ रही है कि दे आर यूजिंग वन सॉफ्टवेयर टू डिसाइड अपॉन द एप्लीकेशंस ऑफ स्टूडेंट वीजा। तो कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में ये है, इवन रिसेंटली तो ये हुआ है कि 7 बैंड वाले लेटेस्ट पास आउट मोर देन 70% वाले बच्चों को भी वीजा रिफ्यूज कर दिया कनाडा ने विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। वही एक सिंपल रिजेक्शन लेटर आती है जिसमें वही लिखा होता है कि आप मीट नहीं करते इसकी स्टूडेंट वीजा की रेगुलेशन गाइडलाइंस को, और हमें नहीं लगता आप वापस आओगे। सो इन दैट सेंस जो अनसर्टेनिटी कनाडा में बनी हुई है वो ऑस्ट्रेलिया में पहले कभी नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम टोटली डिफरेंट है। अगर मैं कनाडा की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया में जो राइट्स हैं, जो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि अथॉरिटी है, दैट हैज़ बीन गिवन टू द यूनिवर्सिटी नॉट द कॉलेजेस। ये चीज़ बड़े ध्यान से सुनने वाली है। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करते हो, चाहे आप बैचलर्स के लिए जाते हो, चाहे आप डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री बैचलर्स के लिए जाते हो, चाहे आप मास्टर्स के लिए जाते हो, चाहे आप डिप्लोमा लीडिंग टू मास्टर पोस्ट बैचलरेट के लिए जाते हो, पर आपका जो फाइनल प्रोग्राम है वो अगर यूनिवर्सिटी आपको अवार्ड कर रही है तो चांसेस हैं बहुत ज़्यादा, बाकी उसमें कैटेगराइजेशन है कि किस तरह की यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो, तो चांसेस हैं, अगर हम लेवल 1 यूनिवर्सिटी की बात करें, 95 to 99% आपका वीज़ा आना ही आना है, अगर आपको यूनिवर्सिटी ने फाइनल ऑफर लेटर देके आपकी फीस डिपॉजिट करवा ली और आपको कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट, जिसको COE बोलते हैं, वो दे दी है। तो इसमें क्या होता है ऑस्ट्रेलिया में, अगर आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, जो कि लेवल 1 यूनिवर्सिटी है, उसने COE दे दी है, तो आई थिंक द फैमिली एंड द स्टूडेंट शुड रेस्ट एश्योर्ड कि उसका वीज़ा 95 to 99% आना ही आना है। 1% का मैं बीच में फिर भी मार्जिन लेके चल रहा हूँ, बिकॉज फ्यूचर इज ऑलवेज अनप्रिडिक्टेबल। बट देन
ये एक एडवांटेज है ऑस्ट्रेलिया में। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि अगर किसी की एप्लीकेशन को रिफ्यूज किया जाता है तो उसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के बारे में जो वीजा ऑफिसर है अपने रिमार्क्स पूरे लिखता है। पूरी डिटेल्ड रिजेक्शन लेटर होती है तकरीबन 3 से 4 पेजेस की, नॉट लाइक कनाडा जिसमें छोटे छोटे 2 पॉइंट डाले होते हैं। तो ये एक ट्रांसपेरेंसी ऑस्ट्रेलिया में शुरू से है और अभी भी है। एक और प्लस पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया का कि आपको वहां पे जीआईसी के नाम पे कोई भी डिपॉजिट नहीं करवाना पड़ता। तो आपको जैसे कनाडा में आपने अप्लाई करना है, आपको 1 साल की फीस देनी पड़ती है, चाहे आप कॉलेज में जा रहे हो चाहे यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, अगर आपने एसडीएस कैटेगरी में लगाना है, और आपको जीआईसी भी पे करना पड़ता है $10,200 के करीब। ऐसा ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप अप्लाई करते हो तो आपके लिए मैंडेटरी है, मतलब एज पर दी वीजा गाइडलाइन आप 6 महीने की फीस पे करके जा सकते हो, और वहां पे कोई भी जीआईसी नाम से यानी कि लिविंग एक्सपेंस के नाम से डिपॉजिट करवाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, लिविंग एक्सपेंस दिखाने पड़ेंगे, अनलाइक कनाडा जहां पे डिपॉजिट करवाने पड़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया में वो आपको दिखाने पड़ेंगे। वो प्रोसेस क्या है मैं आपको इसी वीडियो में बाद में बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेशन ऑफ फंड्स डिपॉजिट होती है, कौन वो पैसे दिखा सकता है आपके लिए, और वो पैसे दिखाने कितने हैं और एक्चुअल पे कितने करने हैं। तो एक एग्जांपल लेके चलेंगे जिससे आपके दिमाग में पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। तो ऑस्ट्रेलिया में वो बच्चा अप्लाई करे अगर +2 पास बच्चा है तो 2020 या 2019 भी, अगर बच्चे ने 2019 में भी पास की है +2, अच्छे नंबरों से पास की है, प्रेफरेबली सीबीएसई बोर्ड से या स्टेट बोर्ड से भी की है, बट यस उसने कॉमर्स में पास की है, उसने नॉन मेडिकल में पास की है, या उसने मेडिकल में पास की है, और अगर आर्ट्स में पास की है तो आर्ट्स में उसके पास अगर इकोनॉमिक्स थी, अगर कोई और अच्छा सब्जेक्ट था तो वो भी अप्लाई कर सकता है। अगर आप +2 के बाद जा रहे हो ऑस्ट्रेलिया में तो मेजॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस 6 ओवरऑल विद नॉट लेस देन 5.5 पे आपको डायरेक्ट एंट्री इनटू बैचलर्स और डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री दे देते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री ओवरऑल 5.5 ईच 5.5 पे भी दे देती हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जो डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री का कॉन्सेप्ट है वो समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, ऑस्ट्रेलिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जैसे कि कनाडा में, क्योंकि वो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटी जो है 100-200 वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी में शुमार करती हैं, तो उन यूनिवर्सिटी में अगर आपने डायरेक्ट एडमिशन लेनी है बैचलर्स में तो आपकी मिनिमम परसेंटेज जो ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि 65% इन टॉप 4 सब्जेक्ट होने चाहिए। अब वो स्टूडेंट क्या करें जिनके 55% हैं या जिनके 56% है, 57% है, या स्टेट बोर्ड से पास हुए हैं, तो वो डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री का ऑप्शन लेके उन्हीं यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं। होता क्या है, उन्हीं यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज होता है जो कि डिप्लोमा 1 साल का पढ़ाता है। वो डिप्लोमा में जो करिकुलम होगा वो फर्स्ट ईयर ऑफ डिग्री का ही होगा। जैसे स्टूडेंट वो डिप्लोमा पूरा करेगा ऑटोमेटिकली वो पास होने के बाद सेकेंड ईयर ऑफ सेम यूनिवर्सिटी सेम डिग्री में वो स्टूडेंट्स के साथ आ जाएगा। यानी कि जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर डायरेक्ट डिग्री में गए थे और सेकंड ईयर में गए उसी में, और वो डिप्लोमा वाला बच्चा पहला साल तो डिप्लोमा पढ़ेगा, सेकंड ईयर में उन्हीं स्टूडेंट के साथ वो यूनिवर्सिटी की डिग्री में क्लासेस लगाएगा। अच्छी बात यह है कि ये सारे जो कॉलेजेस हैं इन्हीं यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं। जैसे मैं बात करूं, ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी है क्वींसलैंड में, उसी का ग्रिफिथ कॉलेज है। डीकन यूनिवर्सिटी है मेलबर्न में, उसी का डीकन कॉलेज है। लट्रॉब यूनिवर्सिटी है, उसी का लट्रॉब कॉलेज है। एडिथ कोवन यूनिवर्सिटी है, उसी का एडिथ कोवन कॉलेज है। तो ये कॉलेज यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही है, स्टूडेंट वहीं पे पढ़ेंगे, पूरी यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करेंगे। एडवांटेज डिप्लोमा में क्या होता है कि जैसे कि यूनिवर्सिटी में बच्चा डायरेक्ट डिग्री में जाता है तो वहां पे जो एक क्लास की स्ट्रेंथ तकरीबन 50 से 60 बच्चों की होती है, बट क्योंकि बच्चा एकेडमिकली कमजोर था, डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले पाया, तो डिप्लोमा में एडवांटेज ये है कि जो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है एक क्लास में वो 15 से लेकर 20 की होती है, और 1-to-1 इंटरेक्शन होती है प्रोफेसर के साथ। और अगर कोई बच्चा वीक है तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा एफर्ट लगाई जाती है प्रोफेसर के द्वारा या टीचिंग स्टाफ के द्वारा, ताकि उसको उस लेवल पे लेके आया जा सके। तो ये एक एडवांटेज रहती है। तो ये तो वो कॉन्सेप्ट हो गया ऑस्ट्रेलिया में कैसे कैसे। अच्छा हाँ, +2 वाले बच्चे नॉन मेडिकल वेल एंड गुड, मेडिकल आराम से जा सकते हैं, कॉमर्स वाले जा सकते हैं, आर्ट्स विद ह्यूमैनिटी में आपने इकोनॉमिक्स की है, सोशियोलॉजी की है, पॉलिटिकल साइंस की है, अच्छा सब्जेक्ट कोई लिया है तो आप जा सकते हो। प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस हैं।
यहाँ पे आप इंजीनियरिंग में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अकाउंटेंसी है, बिजनेस में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन है, इंटरनेशनल बिजनेस है, अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। तो हेल्थ में आप पब्लिक हेल्थ में जा सकते हैं, नर्सिंग में जा सकते हैं, क्लिनिकल साइंस में जा सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में जा सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हैं। तो बहुत सारे, मरीन इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, मरीन साइंसेज में जा सकते हैं, एनवायरमेंटल साइंसेज में जा सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोग्राम्स की कोई कमी नहीं है और मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज जो हैं ऑस्ट्रेलिया की, वो टॉप 100 यूनिवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड में शुमार करती हैं। और उसके अलावा एक और अलग से सेट है जो 200 यूनिवर्सिटीज में, ये आप डिपेंड करता है कि किस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करते हो। तो ये तो ओवरऑल स्ट्रक्चर हो गया कि ऑस्ट्रेलिया में कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या आपको चीज़ों का ध्यान देना है और एक्चुअल कॉस्ट कितनी पड़ती है एज कंपेयर टू अगर मैं कनाडा बताऊं। अब चलो चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ फंड्स कैसे होती है एक लाइव एग्जांपल के साथ, ताकि आपको पूरी प्रोसेस पता चले। चलिए, हाँ जी, जैसा मैंने बोला था कि हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ ये देखेंगे कि कैसे ऑस्ट्रेलिया की पूरी प्रोसेस होती है, कैसे फंड्स कैलकुलेट होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो फंड कैलकुलेट करने में काम आते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी चीज़ें, अब जैसे जैसे ऑस्ट्रेलिया चलेगा, बहुत सारे छोटे एजेंट जो छोटे शहरों में बैठे हैं वो आपके नाम से आपसे फंड्स के नाम से पैसे वसूलने का तरीका समझाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि कैलकुलेट कैसे करने हैं फंड्स और फंड्स कितने दिखाने हैं। तो जो मर्जी बोल देंगे जी आपको इतने लाख के फंड्स दिखाने हैं, इतने पैसे लगेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको एक बेसिक प्रोसेस पता चले जिसमें आप खुद कैलकुलेट कर पाएँ कि अगर मैं इस यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, इस कोर्स में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो फंड्स कैसे कैलकुलेट करने और कितने फंड्स मुझे दिखाने पड़ेंगे। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल का MBA ग्लोबल प्रोग्राम। ये यूनिवर्सिटी न्यू साउथ वेल्स में है, लेवल 1 यूनिवर्सिटी है, इट्स अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो अब इस यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम जो है, प्रोग्राम का नाम है, मार्कर दूसरा लेता हूं, प्रोग्राम का नाम है MBA ग्लोबल। अब बहुत सारे लोग जो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने जाते हैं वो MBA प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि MBA प्रोग्राम करने के लिए आपकी ग्रेजुएशन होनी ज़रूरी है। चाहे आपने ग्रेजुएशन इन आर्ट्स की हुई है, चाहे ग्रेजुएशन इन कॉमर्स की हुई है, चाहे ग्रेजुएशन इन बिजनेस जिसको BBA बोलते हैं वो की हुई है, चाहे आपने BSc की है, चाहे आपने इंजीनियरिंग की है। अब किसी भी बैकग्राउंड में आपने अगर ग्रेजुएशन की है तो आप MBA प्रोग्राम करने के लिए जा सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल लूँ, इंडिया में भी अगर हम देखें, इंडिया में जो टॉप की MBA इंस्टीट्यूट्स हैं वो IIMs बोलते हैं उनको, IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो जहाँ पे एडमिशन के लिए कैट का एग्जाम दिया जाता है और उसकी भी रिक्वायरमेंट क्या है, 50% आपकी ग्रेजुएशन में होने चाहिए। ग्रेजुएशन में चाहे आपने BA की है, चाहे BCom की है, चाहे BBA की है, चाहे BSc की है, चाहे BTech की है, चाहे BE इंजीनियरिंग की है। तो किसी भी बैकग्राउंड का बंदा MBA के लिए जा सकता है। जैसे हिंदुस्तान में वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में भी होता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट इंडियन एजुकेशन स्ट्रक्चर की तरह ही है, क्योंकि वहाँ भी ग्रेजुएशन 3 साल की है, हमारे यहाँ भी ग्रेजुएशन 3 साल की है। वहाँ पे भी इंजीनियरिंग अगर आप करने जाओगे 4 साल की, यहाँ भी इंजीनियरिंग 4 साल की है। तो MBA ग्लोबल प्रोग्राम जो है वो इस यूनिवर्सिटी का बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम है। तो इस प्रोग्राम में अगर आपने जाना है, इट इज़ अ 2 years डिग्री, 2 years डिग्री प्रोग्राम, इट इज़ अ मास्टर्स डिग्री। तो आप जब ये प्रोग्राम कर लोगे तो आपको मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ग्लोबल दिया जाएगा। ग्लोबल क्यों है? क्योंकि अब जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, जो नया सिस्टम है, उसमें एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए आप स्पेसिफिक मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं डिज़ाइन कर सकते। तो जो प्रोग्राम डिज़ाइन किया है वो पूरे ग्लोबल, यानी कि इंटरनेशनल स्ट्रक्चर के हिसाब से, इंटरनेशनल मैनेजमेंट, बिजनेस के स्ट्रेटजी, हर चीज़ को इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में देख के इन्होंने डिज़ाइन किया है। तो दिस इज़ वेरी पॉपुलर प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम की अगर हम फीस देखें कितनी है, अच्छा, ये जो यूनिवर्सिटी है ये वर्ल्ड रैंकिंग 197 है, वर्ल्ड रैंकिंग 197, और ऑस्ट्रेलिया में ये टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में आती है।
इसके कैंपसेस कहाँ कहाँ हैं? इसके कैंपसेस हैं सिडनी में, न्यूकासल सिटी में, सेंट्रल कोस्ट में और कालाघन में। सिडनी में सीबीडी में है, न्यूकासल सिटी जो सिडनी से सिर्फ 2 घंटे की दूरी पे वहां पे है, सेंट्रल कोस्ट जो न्यूकासल और सिडनी में है, सिडनी के बीच में आता है, यानी कि सिडनी से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पे वहां पे है। कालाघन जो सिडनी न्यूकासल सिटी के साथ ही सबसे बड़ा इनका कैंपस है। तो इसकी जो साल की फीस है वो है 32,980 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। 32,980 पर एनम। हमें लगेगा यार ये तो फीस बहुत ज़्यादा है, बट ये यूनिवर्सिटी इस टाइम पे आपको स्कॉलरशिप दे रही है 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। तो इफेक्टिव फीस कितनी बनी? 22,980 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। अब यूनिवर्सिटी रैंकिंग है 197। अगर हम इसको कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी कंपेयर करें तो वहाँ की जो इस रैंक की यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे एमबीए आप करने जाओगे तो 35 से 40,000 डॉलर की फ़ीस लगती है। तो इसको अब इतने डॉलर फीस है साल की, ठीक है। तो मैं अब इसको इरेज कर रहा हूँ कि इसको फंड को कैलकुलेट कैसे करना है। इसको कैलकुलेट करने के लिए 4 कंपोनेंट हैं जिनको हम ऐड करेंगे। द फर्स्ट कंपोनेंट इज 1 ईयर ट्यूशन फीस। In this case, after the deduction of scholarship, it is 22,980. 22,980। ये सारे जो अमाउंट लिख रहा हूं ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में लिख रहा हूं, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट है 1 ईयर लिविंग एक्सपेंस। ये है $21,040। ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने फिक्स किए हुए हैं। चाहे आप डिप्लोमा के लिए जा रहे हो, चाहे आप बैचलर्स के लिए जा रहे हो, चाहे आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो, किसी भी प्रोग्राम के लिए अगर आप जाते हो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए, तो आपको रहने के $21,040 साल के दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। थर्ड कंपोनेंट है OSHC, ओवरसीज हेल्थ कवर। यहां पे आपको अलग से ओवरसीज हेल्थ कवर लेना पड़ेगा। बिना इसके आप वीज़ा फाइल करोगे आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो ओवरसीज हेल्थ कवर अगर हम 2 साल की डिग्री के लिए, 2 साल का कोई भी प्रोग्राम है उसके लिए लेके जाता है अगर एक इंडिविजुअल, तकरीबन $1,400 में आपको 2 साल का हेल्थ कवर मिल जाता है। डिपेंडिंग अपॉन आप किस कंपनी से ले रहे हो, बूपा से ले रहे हो, NIB से ले रहे हो, आलियंस से ले रहे हो, वो आपको मिल जाता है। फोर्थ एंड लास्ट इज रिटर्न ट्रैवल, यानी कि आपके पास ये भी फिक्स है 2,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर आने जाने की टिकट के पैसे होने चाहिए दिखाने के लिए। तो आप क्या करोगे, इन चारों कंपोनेंट्स को टोटल कर लोगे। तो अगर हम करते हैं 22,980 प्लस 21,040 प्लस 1,400 प्लस 2,000, ये बनते हैं 47,420 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। 47,420 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। तो इतने पैसे हमें दिखाने हैं। तो ये पैसे हमें दिखाने पड़ेंगे। अब हमारे पास यहां पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर में तो है नहीं पैसे, तो हमें क्या करना है, एक फिगर लेनी है, एक रेट लेना है जो कि हम 55 रुपीज़ लेते हैं, उससे इस अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देना है। इफ़ वी मल्टीप्लाई दिस विद 55 तो हमें 26,08,100 ये INR में पैसे दिखाने पड़ेंगे। तो हमें इंडियन रुपीस में 26,08,100। अब ये तो हो गया MBA ग्लोबल का। सपोज किसी ने इंजीनियरिंग की डिग्री करने जाना है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में,
तो हो सकता है यहां पे जो फीस है वो 30,000 मतलब 32,000 समथिंग हो। मान लो हम 32,000 है, तो आप आराम से बाकी चीजें कैलकुलेट कर लोगे। इट विल रिमेन कांस्टेंट अगर मास्टर्स के लिए जा रहा है, इट विल रिमेन कांस्टेंट अगर 2 साल के लिए जा रहा है, इट विल रिमेन कांस्टेंट। फर्क कहां आएगा? नीचे। तो ये इस पे कितना फर्क आ जाएगा? अब हम इसको टोटल करेंगे, ऑब्वियसली यहां भी फर्क आ जाएगा। तो ये हुआ 32,000 प्लस 21,040 प्लस 1,400 प्लस 2,000, 56,440, $56,440. Now multiply this with 55, 31 lakhs 4,200. इतने आपको INR में दिखाने पड़ेंगे। आई होप आपको ये सारी प्रोसेस जो है वो क्लियर हो गई है। तो हम अब आगे चलते हैं, ये पैसे किस रूप में दिखाने हैं और कौन कौन पैसे दिखा सकता है। क्या हमें इतने पैसे पे भी करने हैं? कई बार दिमाग में आता है इतने पैसे तो हम पे ही नहीं कर पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन दिखा सकता है, किस रूप में दिखा सकता है और कितने पैसे एक्चुअल में पे करने पड़ेंगे। सबसे पहले फॉर्म ऑफ फंड्स कि पैसे दिखाने कैसे हैं। ये सेविंग हो सकते हैं, सेविंग अकाउंट में FD हो सकती है, एजुकेशन लोन ले सकते हो आप, और PPF के अगर पैसे हैं, PPF या GPF, पहले क्या होता था इनकी स्टेटमेंट चल जाती थी, अब नहीं। अब आपको अगर PPF या GPF के पैसे हैं अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे, तभी जाके वो आप दिखा पाओगे। इसमें एक और चीज़ है, अगर आपने प्रॉपर्टी सेल की है तो वो भी पैसे, गोल्ड लोन के पैसे इसमें आप फंड्स में नहीं कंसिडर करता ऑस्ट्रेलिया। पोस्ट ऑफिस के पैसे कंसिडर हो जाते हैं प्रोवाइडेड पोस्ट ऑफिस जो है वो ऑनलाइन हो। ठीक है, तो ये तो हो गई फॉर्म ऑफ फंड्स। नाउ हु कैन स्पॉन्सर? स्पॉन्सर कौन कौन कर सकता है? स्पॉन्सर्स पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स में आ गए आपके दादा दादी नाना नानी, उसके बाद आ गए आपके सिबलिंग्स यानी कि सगा भाई बहन, उसके बाद आ गए अंकल, अंकल में आ गए चाचा ताया मामा, उसके बाद आ गई आपकी आंट्स बुआ और मासी। तो ये लोग मिलके आपके लिए पैसे दिखा सकते हैं। हाँ, एक कैपिंग रहेगी कि ये जो इमीडिएट फैमिली है एटलीस्ट 50% पैसे इनके ही दिखाने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो अब हमें पे कितने करने, एक्चुअल में पेमेंट कितनी करनी है। मैं अब अगर MBA ग्लोबल की ही बात लेके चलूं, उसकी फीस बनी थी 22,740। उसकी 1 ईयर फीस थी 22,740। अब पे कितनी करनी है? 6 मंथ्स। अब इसको सिंपल डिवाइड बाय 2 कर दो, 11,370 ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ठीक है, प्लस आपको क्या पे करके जाना है? OSHC। ये जो पेमेंट होती है इट्स अ वन टाइम पेमेंट, ये आपको बार बार पे नहीं करनी। एक ही बार पे कर दोगे तो 2 साल के लिए इंश्योरेंस कवर हो जाएगी। तो $1,400 आपकी OSHC की हो गई। अब इसको आप टोटल कर लो, 12,770। सिर्फ इतने पैसे देके आपने ऑस्ट्रेलिया में जाना है। तो अगर मैं इसका रेट 58 भी लगा दूं तो ये बनते हैं 7,40,000 रुपए 660, 7,40,660 ये INR में है।
अब आप देखिए, इसके अलावा आपकी एम्बेसी फीस आ गई, वो तकरीबन यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा होती है, 32,000 के अप्रॉक्सीमेट होगी, प्लस आपका मेडिकल होगा, वो 3500 रुपये होता है INR। तो कर आके आप 10 लाख से नीचे अमाउंट में ऑस्ट्रेलिया में पहुंच जाते हो। जबकि आपने अगर कनाडा जाना है तो आज की डेट में आपको 15 लाख रुपया जमा कराना पड़ता है। तो ये एक मैंने एग्जांपल दी है कि कैसे ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने आप जा सकते हो। अब एक चीज़ रह गई, वो है प्रोसेस। व्हाट इज़ द प्रोसेस, कि ये प्रोग्राम चलता कैसे है, कैसे ऑस्ट्रेलिया में आप अप्लाई करते हो, तो क्या क्या होता है। जैसे कनाडा में होता है, ऑफर अप्लाई की, फीस डिपॉजिट कराई, GIC कराया और फाइल लगा दी। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में क्या है, सबसे पहले आप एप्लीकेशन डालोगे, उसके बाद आपकी कंडीशनल ऑफर आएगी, उसके बाद आप फंड्स प्लस GTE ये दो तैयार करोगे। अब इसमें GTE इंटरव्यू भी हो सकती है, या कुछ फॉर्म्स होते हैं जिसमें आप भरने के बाद जो यूनिवर्सिटी है वो आपको असेस करती है, आपके फंड्स को असेस करती है और आपकी प्रोफाइल को। GTE मीन्स क्या ये स्टूडेंट जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट है। कैसे पता चलता है, अनएक्सप्लेन्ड गैप नहीं होना चाहिए, IELTS रिक्वायरमेंट मीट होनी चाहिए, फंड्स होने चाहिए, और जो प्रोग्राम है डिपेंडिंग अपॉन दी प्रीवियस क्वालिफिकेशन मैच होना चाहिए, और एज भी इसमें एक पार्ट होती है GTE कंप्लाइंट में। जब ये तीनों चीज़ें, दोनों चीज़ें मीट हो गई तो आपको अनकंडीशनल ऑफर आती है यूनिवर्सिटी की तरफ से। जब अनकंडीशनल ऑफर आ गई तो आप फी पेमेंट करते हो जितनी मैंने बताई है। फी पेमेंट होने के बाद आपकी COE आती है। ये जो कंफर्मेशन और एनरोलमेंट है, एक कॉपी जाती है ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन को, एम्बेसी को, दूसरी जाती है आपके एजेंट को। इन दिस केस इट विल कम टू जुपिटर। फिर हम स्टूडेंट को बोलते हैं कि अपना मेडिकल करवाओ, और फिर वीज़ा फाइलिंग होती है। सो दिस इज द प्रोसेस। सो इट इज ऑफ 2 to 2.5 months long process starting from application to this। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल गई होंगी जो कि आम तौर पे ऑस्ट्रेलिया के बारे में लोगों को नहीं पता होती। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ऑस्ट्रेलिया में ये है कि आप कनाडा की तरह किसी भी दुकान पे जाके अपनी प्रोफाइल को मत ख़राब करिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, कैसे GTE कंप्लाइंट होता है, कैसे फ़ंड्स कैलकुलेट होते हैं, कैसे फ़ंड्स दिखा के आगे यूनिवर्सिटी को भेजने हैं, ये सारी चीज़ें क्वालिफाइड कंसल्टेंट्स को ही पता होती हैं, जिनको कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। इन दिस केस who all are ARI members. Do not go to any consultant who is not an ARI member for processing your application for Australia। मैं नहीं कहता मैं अकेला हूँ, बहुत सारे ARI मेंबर हैं और मैं उनके बिहाफ पे बोलता हूँ। अगर मेरे पास नहीं आना, कोई आप मान लो आपके शहर में कोई ARI मेंबर है, आप उसके पास जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट यू विल गेट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन एंड ऑथेंटिक प्रोसेसिंग। कहीं और जाओगे ना तो उसको खुद पता है, आपकी प्रोफाइल को ख़राब कर देगा। ये हमने आज से 5 साल पहले देखा है, बहुत सारे केसेस में हुआ था जब SVP चला था। तो ये जो प्रोसेस है इसको फॉलो करिए, और ऑस्ट्रेलिया के लिए आपके पास दिस इज़ द राइट टाइम, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू अप्लाई। और बहुत सारे केसेस में जो वर्क परमिट है, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है ऑस्ट्रेलिया का, दैट हैज़ बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 2 years to 4 years, और मैक्सिमम केसेस में 3 years तो हो ही गया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि मैक्सिमम लोगों तक इसका बेनिफिट पहुंचे। थैंक यू सो मच।